हमारा आज का टॉपिक है बॉडी कॉम्पोजिशन। बॉडी कॉम्पोजिशन मतलब बॉडी किन चीज़ों से बनी होती है। तो हमारा जो बॉडी वेट होता है, बॉडी वेट हमारा दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला होता है हमारा लीन बॉडी मास, दूसरा होता है हमारा एडिपोज टिश्यू। हमारा लीन बॉडी मास में हमारी 5 चीज़ें होती हैं। पहला हमारा मसल्स, सेकेंड हमारी बोन्स, थर्ड हमारा एसेंशियल फैट, फोर्थ हमारा फ्लूइड, फिफ्थ हमारा ऑर्गन्स। तो मसल में हमारे सारी मसल्स आती हैं, 3 मसल्स होती हैं। पहला हमारा स्केलेटल मसल, सेकेंड हमारा कार्डियक मसल, थर्ड हमारा स्मूथ मसल। स्केलेटल मसल वो मसल्स होती हैं जो हमारी बॉडी को फंक्शन करने में मदद करती हैं, जिनकी वजह से हम चलते हैं, बोलते हैं, हाथ हिलाते हैं, जो भी काम करते हैं वो हम स्केलेटल मसल की वजह से करते हैं। आज हम लोग इसे बात करेंगे। हमारी ऑल ओवर बॉडी की सारी मसल्स स्केलेटल मसल में आती है। बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट, शोल्डर, बैक, आर्म्स, लेग, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स, काफ सब हमारी स्केलेटल मसल में आती हैं। कार्डियक मसल जो होती है हमारी हार्ट होती है। स्मूथ मसल में हमारा इंटेस्टाइन आएगा, आर्टरीज आएंगी, वेन्स आएंगी। बोन्स हमारी सारी बोन्स आएंगी, शॉर्ट बोन, लॉन्ग बोन, इरेगुलर बोन, सेसमोइड बोन, फ्लैट बोन। एसेंशियल फैट में हमारे हार्मोन्स आते हैं। हार्मोन्स में हमारा टेस्टोस्टेरोन आएगा, हमारा एस्ट्रोजन आएगा, कॉर्टिसोल आएगा। टेस्टोस्टेरोन जो होता है सबसे ज़्यादा मेल में पाया जाता है, एस्ट्रोजन सबसे ज़्यादा फीमेल में पाया जाता है। हमारा सेल मेम्ब्रेन आएगा। सेल मेम्ब्रेन हमारा फैट से बना होता है। नर्व सेल्स आएंगे हमारी, इसमें हमारी माइलिन शीट आएगी। फ्लूइड हमारा एनी लिक्विड पार्ट ऑफ द बॉडी आएगा। हमारा ब्लड आ जाएगा, टीयर आएगा, यूरिन, स्वेट आ जाएगा। ये हमारा लीन बॉडी मास है। इसको हम लोग फंक्शनल भी कह सकते हैं, यानी जो कि वर्किंग में। हमारा जो सेकेंड पॉइंट था वो एडिपोज टिश्यू था। एडिपोज टिश्यू में 2 पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट वन है सबक्यूटेनियस फैट। सबक्यूटेनियस फैट ये फैट हमारा बिलो द स्किन होता है। ये हम पिंच कर सकते हैं। जब मैंने ये पिंच किया तो मेरा स्किन के साथ साथ मेरा सबक्यूटेनियस फैट भी मेरे पिंच में आएगा। सेकेंड हमारा विसरल फैट, ये हमारा ऑर्गन्स के अराउंड होता है। इसे हम लोग पिंच नहीं कर सकते हैं। एडिपोज टिश्यू का हमारी बॉडी में कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, तो इसीलिए हम इसको नॉन फंक्शनल भी कहते हैं। एडिपोज टिश्यू का सीक्वेंस देखते हैं। सबसे पहले हमारी स्किन आती है, फिर हमारी फैशिया आएगी, फिर हमारा सबक्यूटेनियस फैट आएगा, फिर हमारी फैशिया आती है, हमारा विसरल फैट आएगा, मसल्स आएंगे,
हमारी बोन आएगी। इस सीक्वेंस में हमारा एडिपोज टिश्यू जो होता है अपने पोजीशन पे होता है। तीसरे नंबर पे हमारी सबक्यूटेनियस फैट आता है, फिर उसके नीचे हमारा विसरल फैट आता है, फैशिया। बस सबसे पहले हमारी स्किन, फिर फैशिया आएगी, फिर सबक्यूटेनियस फैट आएगा, फिर फैशिया होगी, विसरल फैट होगा, फिर मसल्स आएंगे, फिर बोन आएगी। अगर हमें वेट गेन करना है तो हमारा सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल मसल के थ्रू ही वेट गेन होगा। हमें पहले स्केलेटल मसल ही गेन करना होगा। स्केलेटल मसल गेन करने के लिए हमें वही पुरानी चीज़ करनी होगी, हाइपरट्रॉफी ट्राइपॉड। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हमारा न्यूट्रिशन, रेस्ट। अगर वेट गेन करना है सबसे इम्पोर्टेंट है हाइपरट्रॉफी ट्राइपॉड, बिना इसके नहीं होगा। फैट लॉस करना है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा न्यूट्रिशन। अगर हम अपना न्यूट्रिशन सही रखते हैं तो हमारा फैट लॉस बहुत जल्दी और बहुत ईजिली हो जाता है। कोई आदमी मोटा क्यों होता है? कैलोरीज की वजह से। कैलोरीज हमें खाने में कितनी कितनी मिलती हैं? कार्ब्स में हमें 4 कैलोरीज मिलती हैं, प्रोटीन में भी 4 कैलोरी मिलती हैं, फैट में 9 कैलोरीज मिलती हैं पर ग्राम। पर 1 ग्राम में हमें कार्ब्स हमें 4 कैलोरी देता है, प्रोटीन हमें 4 कैलोरी देता है, फैट हमें 9 कैलोरी देता है। अगर हमें अपना बॉडी वेट कंट्रोल करना है तो हमें सबसे ज़्यादा फैट पे रिलायबल होना चाहिए कार्ब्स के अकॉर्डिंग। कार्ब्स में हमें एक तो कैलोरीज हमें कम मिलेंगी तो हमें एनर्जी भी कम मिलेगी। अगर हम फैट लेंगे सबसे ज़्यादा तो हमें एनर्जी भी ज़्यादा मिल जाएगी और हमारा फैट जल्दी से बर्न भी हो जाएगा। तो इसलिए हमें अपने बॉडी कंपोजिशन को सही रखना है तो हमें कार्ब से ज़्यादा हमें फैट पे रिलायबल होना चाहिए। कन्वेंशनल विजडम देखते हैं एक बार। कन्वेंशनल विजडम, अगर हमारी कैलोरीज इन ग्रेटर है हमारी कैलोरीज आउट से, हमारा फैट गेन होगा। अगर हमारा कैलोरीज इन लेस है कैलोरीज आउट से, हमारा फैट लॉस होगा। अगर हमारा कैलोरीज इन इक्वल है कैलोरीज आउट के तो हमारा बॉडी फैट मेंटेन रहेगा। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है कन्वेंशनल विजडम का। कैलोरीज इन अगर हमारी ग्रेटर रहेगी कैलोरीज आउट से तो हमारा फैट गेन होगा। कैलोरीज इन अगर हमारी लेस है कैलोरीज आउट से तो हमारा फैट लॉस होगा। कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट अगर हमारा इक्वल है तो हमारा मेंटेनेंस यानी हमारा बॉडी फैट एकदम मेंटेन रहेगा, ना हम ज़्यादा मोटे होंगे ना ज़्यादा हम पतले होंगे। अब बात करते हैं फैट सेल और मसल सेल के बारे में। फैट सेल को हम लोग एडिपोसाइट भी बोलते हैं और इसको लिपोसाइट भी बोलते हैं। इसमें 90% अप्रॉक्स ट्राइग्लिसराइड होता है और अप्रॉक्स में 10% के फ्लूइड होता है। अब बात करते हैं मसल सेल को, तो इसको मसल सेल को मायोसाइट भी बोलते हैं, मसल फाइबर भी बोलते हैं। मायोसाइट एंड मसल फाइबर, इसमें अप्रॉक्स 75% के इसमें फ्लूइड होता है, 20% अप्रॉक्स इसमें प्रोटीन होता है
अप्रॉक्स 4% इसमें इंट्रामस्कुलर होता है, अप्रॉक्स 1% इसमें ग्लाइकोजन होता है। एडिपोज टिश्यू में भी हमने पीछे देखा था, तो एडिपोज टिश्यू में 90% ट्राइग्लिसराइड होता है। तो ट्राइग्लिसराइड होता क्या है? इसको टीजी भी कहते हैं। फैट की जो स्टोरेज फॉर्म होती है हमारी बॉडी में उसको हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। एडिपोसाइड एंड लिपोसाइड। एडिपोसाइड और लिपोसाइड क्या होते हैं? सेल जो कि ट्राइग्लिसराइड को स्टोर करते हैं उन्हें एडिपोसाइड लिपोसाइड भी कहा जाता है। एडिपोज टिश्यू क्या होता है? एडिपोज टिश्यू कलेक्शन ऑफ फैट सेल्स, जिसमें हमारा फैट सेल जो हमारे स्टोर करके रखता है उसे हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं। ट्राइग्लिसराइड ट्राइग्लिसराइड होता क्या है? एक तरीके का फैट मॉलिक्यूल होता है। ट्राइग्लिसराइड हमारा बनता किन किन चीजों से है? फैटी एसिड, ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल, फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल, मिल के ये चारों मिला के ट्राइग्लिसराइड बनता है। फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल, ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल मिला के ट्राइग्लिसराइड पूरा बनता है। पहला टर्म है हमारा हाइपरप्लाजिया, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। सेकेंड हमारा हाइपरट्रॉफी, इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल। थर्ड हमारा एट्रोफी, डिक्रीज इन साइज ऑफ सेल। लिपोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ फैट सेल्स। लिपोलिसिस में क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ फैट सेल्स। एक बार इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। हमारी सेल्स हैं, इस स्टेट से इस स्टेट पर अगर हम जाएंगे तो ये हमारा हाइपरप्लाजिया कहलाता है, यानी हमारे नंबर ऑफ सेल बढ़ चुके हैं। इस स्टेट पे आएंगे तो ये हमारा हाइपरट्रॉफी कहलाता है, हमारे सेल्स का साइज बढ़ चुका है। इस स्टेट पे आएंगे तो एट्रोफी कहलाता है, इसमें हमारे सेल्स का साइज घट जाता है। अगर कोई पर्सन फैट गेन करता है तो उसका एक ही रीज़न होता है, वो होता है TDEE, यानी
टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। टीडी होता क्या है? हम दिन भर में जो भी काम करते हैं वो हमारा टीडीई के अंदर आता है, हमारे सारे काम। ये हमारा बीएमआर होता है, जो ये बड़ा वाला पार्ट है। बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये हमारा 70% होता है। ये जो होता है ये हमारा ईट होता है, यानी एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। ये हमारा सिर्फ 5% होता है। थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, ये हमारा 10% होता है। ये वाला जो पार्ट होता है हमारा नीट होता है, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, हमारा 15% होता है। सबसे ज़्यादा जो हमारा होता है वो होता है बीएमआर होता है। हमारा ऑल ओवर पूरे दिन का जो हमारा एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है सबसे ज़्यादा मेनली बीएमआर के अंडर आता है वो सारी चीज़ें। बाकी हमारे ईट के अंदर 5% आता है, टीडीएफ के अंदर टीएफ के अंदर हमारा 10% आता है, नीट के अंदर हमारा 15% आता है। बाकी चीज़ों का भी देखते हैं आगे। पहला पॉइंट बीएमआर देखते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये होता क्या है, हमें जीने के लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए वो हमारा बीएमआर में कैलकुलेट होता है। यानी हमें जीने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो हमारा बीएमआर कैलकुलेट करता है। नेक्स्ट है हमारा टीएफ। इसका फुल फॉर्म होता है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। यानी जो भी हमारी एनर्जी जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में यूज होती है वो। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारा नीड, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। नीट के अंदर हमारा डेली लाइफ के रूटीन्स आते हैं। चलना फिरना बैठना उठना सब हमारा नीट के अंडर आता है। फोर्थ पॉइंट हमारा ईट यानी एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, हीट क्रिएशन। यहाँ पे हीट पैदा हो। फॉर वर्कआउट पर्पस। इन चारों को मिला के हमारी एक चीज बनती है, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। चारों चीज़ें इसी के अंदर आती हैं। हम दिन भर में जितनी भी एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं उसको हम जितना भी एफर्ट में लगाते हैं, हम जीने के लिए हमें जितनी भी चाहिए, हमारा हार्ट को फंक्शन करने के लिए, हमारे लंग्स को फंक्शन करने के लिए, हमारे ब्रेन को फंक्शन करने के लिए, सभी ऑर्गन को फंक्शन करने के लिए हमारा बीएमआर के अंदर आएगा। टीएफ थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड के अंदर हमारा खाना जब वहाँ पचता है
जब हम खाना खाते हैं उसको डाइजेशन होने में जो भी एनर्जी कंज्यूम होगी हमारा TF के अंदर आएगी। नीट के अंदर हमारा डेली लाइफ के रूटीन्स आएंगे, उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना हाथ हिलाना ब्रश करना नहाना धोना सब हमारा नीट के अंदर आता है। ईट के अंदर हमारा वर्कआउट पर्पज से आएगा, जैसे कि हम रनिंग करने गए, साइकिलिंग करने गए, वर्कआउट किया हमने, जिम गए, फुटबॉल खेला, क्रिकेट खेला, कोई भी वर्कआउट किया हमने, गेम खेला, हमारा ईट के अंदर आएगा। सारी चीज़ें मिल करके TDEE के अंडर आती हैं, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर के अंडर आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इपॉक। यानी हमारी बॉडी एक्सरसाइज करने के बाद भी एनर्जी का एक्सपेंडिचर करती है, खर्च करती है। वो क्या होता है कि जब हमारी बॉडी वर्कआउट हमने कर लिया उसके बाद जब हमारी सारी चीज़ें, जो हमारा हार्ट रेट बढ़ा है, हमारा मेटाबॉलिज्म जो बढ़ गया है, उन सारी चीज़ों को नॉर्मल पे लाने के लिए, ब्रीदिंग, हमारी सारी चीज़ें जो हमारे वर्कआउट के दौरान बढ़ी, हमारा ब्लड प्रेशर, उन्हें नॉर्मल पर लाने के लिए जो होता है वो हमारा इपॉक होता है। तो जब हमारी एनर्जी एक्सपेंडिचर और एनर्जी खर्च करती है हमारे वर्कआउट के बाद, इसको कहते हैं आफ्टर बर्न इफेक्ट। हमारी बॉडी वर्कआउट के बाद भी इसमें एनर्जी को खर्च करती रहती है लगातार। अब बॉडी टाइप्स को देखते हैं। बॉडी टाइप को हम सोमैटो टाइप भी कहते हैं। बॉडी टाइप हमारे 3 प्रकार के होते हैं, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ। ये हमारे ओबीस पर्सन होते हैं जिनका हमारा ट्रंक एरिया काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, जिनमें फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इन्हें लेके एक मिथ होता है कि ये हमारे जब रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं तो ये लेस कैलोरीज बर्न करते हैं। सेकेंड टाइप होता है हमारा एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ वो पर्सन होते हैं जो कि बहुत ही पतले होते हैं, बहुत ही थीन होते हैं। इन्हें लेकर ये मिथ होता है कि ये रेस्टिंग कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम खर्च करते हैं। थर्ड टाइप होता है हमारा मेसोमॉर्फ। मेसोमॉर्फ हमारे मस्कुलर पर्सन होते हैं। ये ज़्यादा मोटे नहीं होते, ज़्यादा पतले नहीं होते। इनका जो ट्रंक एरिया होता है, इनका ऑल ओवर बॉडी, लॉन्ग लिम्स होते हैं इनके, हैवी होती है इनकी बॉडी। एंडोमॉर्फ हमारा फैटी पर्सन होता है। एक्टोमॉर्फ हमारा बहुत ही पतले होते हैं। मेसोमॉर्फ हमारे मस्कुलर होते हैं। इनको लेकर के कोई भी मिथ नहीं है अभी तक। अब देखते हैं हाउ वी गेट फैट, यानी हम मोटे कैसे होते हैं। ये हमारी ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल में हमारी ब्लड में कुछ कम मात्रा में, बहुत ही थोड़ी मात्रा में जो है ग्लूकोज होता है, वो हमारी बॉडी की नीड होती है ताकि हमारा आरबीसी जो है हमारे वर्क कर सकें। हमारे आरबीसी को काम करने के लिए हमारे ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर हम काफ्स खाते हैं, ठीक, हम पहले क्या देखा था हमने कि हमें फैट और प्रोटीन डाइट पर वेरी करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें उस पर निर्भर होना चाहिए। लेकिन जो लोग काफ्स खाते हैं उनकी बात कर रहे हैं। अगर आप काफ्स खाएंगे तो आपके बॉडी में ग्लूकोज मेनली आएगा। क्या ग्लूकोज आएगा? ग्लूकोज से आपके ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज बढ़ेगा। ये हमारी बॉडी में, जब हमारी बॉडी में कम मात्रा में ग्लूकोज होता है तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज ऐसा रहता है, जैसे जैसे हमारी बॉडी में ग्लूकोज बढ़ने लगता है, ग्लूकोज धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है,
बॉडी में और ब्लड वेसल्स में और भी चीज़ें ट्रैवल करती है, उन्हें भी ट्रैवल करने में और दिक्कत होने लगेगी। हमारी बॉडी का शुगर लेवल हाई होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा ग्लूकोज होगा हमारी बॉडी की, हमारे ब्रेन के लिए बहुत दिक्कत की बात है। अगर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा कम ग्लूकोज होगा तो हमारी लाइफ के लिए बहुत, हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही दिक्कत की बात है, ताकि हम कहीं मर ना जाएं ग्लूकोज की कमी की वजह से। ग्लूकोज का जो लेवल रहता है मेंटेन रखना चाहिए हमें। जैसे जैसे धीरे धीरे ग्लूकोज बढ़ेगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारी बॉडी इस रास्ते को खाली करेगी ताकि और चीज़ें, बाकी जो चीज़ें वो ट्रैवल आराम से कर सकें, बाकी ताकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से बना रह सके। तो ग्लूकोज खाली करने के लिए हमारा एक बॉडी में पार्ट होता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या सिक्रीट करता है, इंसुलिन। इंसुलिन अब ब्लड वेसल्स में हमारा जब इंसुलिन आ जाएगा, इंसुलिन एक वॉलेंटियर की तरह काम करेगा हमारे ब्लड वेसल्स में। कुछ कुछ जगह पे हमारी बॉडी इंसुलिन डालेगी ताकि वो हमारे ग्लूकोज लेवल को कम कर सके। तो ग्लूकोज लेवल कहाँ कहाँ जाएगा ये देखते हैं अभी। ग्लूकोज हमारे सबसे पहले जाएगा हमारे बॉडी के सेल्स में जाएगा। वहाँ वहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज हमारी बॉडी एनर्जी बनाएगी, ठीक, एनर्जी बन गई। फिर हमारी बॉडी इंसुलिन हमारी बॉडी को लिवर ग्लाइकोजन में भेजेगा, यानी हमारे लिवर में भेजेगा ताकि वहाँ भी हम ग्लूकोज से एनर्जी बना सकें। ये जो लिवर ग्लाइकोजन में स्टोर होती है ना, ये फ्यूचर के लिए स्टोर होती है ताकि हमें कभी भी इमरजेंसी में कोई काम पड़ जाए तो हमारी बॉडी में एनर्जी हो। फ्यूचर में हमारी बॉडी इसको पहले से स्टोर कर लेती ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में कभी भी कोई काम पड़े तो मेरे पास स्टॉक में है एनर्जी। और फिर बचा जो इंसुलिन है, वो बचा जो ग्लाइकोजन है, वो इंसुलिन जो है भेज देगी हमारे मसल ग्लाइकोजन ताकि हमारे इंटेंस एक्टिविटीज़ में वो काम आ सके। तो वहाँ भी हमारा मसल ग्लाइकोजन जो है एनर्जी बना देगा उसकी, ग्लूकोज की। फिर हमारा जो अभी हमने देखा, और फिर एक काम और करता है इंसुलिन, हमारे ग्लूकोज, बचा हुआ ग्लूकोज को हमारे टीजी में भेज देता है। हम पीछे हमने देखा था ट्राइग्लिसराइड होता है टीजी का मतलब। टीजी बनता किन किन चीज़, तो ये भी हमने देखा था, एक ग्लिसरॉल का कंपोनेंट होता है, बाकी 3 फैटी एसिड होते हैं। एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड जो होते हैं, ये अभी यहाँ पे टूटेगा, ये जब ग्लूकोज यहाँ पर आएगा तो ये सब टूटेंगे। तो ये हमें एक ग्लिसरॉल एक अलग से मिलेगा और 3 फैटी एसिड मिलेंगे कई सारे। तो ये भी एनर्जी बनाएगा, ये भी एनर्जी, ये से भी हमें एनर्जी मिलेगी। तीनों से जब हमें एनर्जी मिलेगी और बाकी और भी बनेंगे। ये हमारा एडिपोज टिश्यू में जो है स्टोर होता है। अब जैसे जैसे हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स में हमारे ग्लूकोज का लेवल कम होने लगेगा, धीरे धीरे हमारा पैनक्रियाज जो है इंसुलिन को सेक्रेट करना कम करेगा। हमारा जो इंसुलिन है वो भी धीरे धीरे अपने आप डैमेज होकर ख़त्म हो जाएगा। फिर हम बॉडी में आप वापस से ग्लूकोज का लेवल जो है मेंटेन हो जाएगा। जब हमारी बॉडी में पैनक्रियाज एक और चीज़ सेक्रेट करता है, वो होता है हमारा ग्लूकागॉन, ठीक। वो हमारी ब्लड वेसल्स में जब ग्लूकागॉन सेक्रेट करेगा, जो बचा हुआ ग्लूकोज है उसे हम कहाँ भेजेंगे, अपने फैट सेल में, ठीक। वहाँ पे हम यानी ट्राइग्लिसराइड में हम एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड को जब हम ब्रेक डाउन करेंगे, एक ग्लिसरॉल अलग हो जाएगा, 3 फैटी एसिड अलग अलग हो जाएंगे, वो हमारा लिपोलिसिस कहलाता है। हमारे जो लीवर होता है उसमें जो हमारी फैटी एसिड, हमारे लीवर में जो फैटी एसिड होता है वो एक चीज़, जब हमारा ग्लूकागॉन हमारी बॉडी से ग्लाइकोजन जब हमारी बॉडी से कम होने लगता है हमारे लीवर से, तो एक और हार्मोन सेक्रेट करता है, वो होता है कीटोन्स। तो यानी जब कीटोन सेक्रेट करेगा तो फिर हमारा लीवर वर्क करना दोबारा से नॉर्मल लेवल पर आएगा। तो ग्लाइकोजन हमारे लीवर सेल में कितना ज़्यादा स्टोर होता है, 60 से 120 ग्राम। जो बचा हुआ ग्लूकोज होता है वो आ जाता है फिर से हमारे ब्लड वेसल्स में, तो इससे हमारा कीटोन्स जो होता है हमारे लिवर का फंक्शन को बनाए रखता है। लिपोजेनेसिस, ठीक। तो लिपोजेनेसिस में क्या होता है, हमारा बॉडी फैट जो होता है हमारा बढ़ता है, ठीक, इंक्रीज होता है। तो हम बढ़ेगा कैसे, जब हम डाइटरी कार्ब्स खाएंगे, यानी हम कार्बोहाइड्रेट जब लेंगे तो हमारा बॉडी में सबसे पहले ग्लूकोज बढ़ेगा। ग्लूकोज बढ़ेगा तो हमारा इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट होगा। जब ग्लूकोज बढ़ेगा तो हमारा ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा। ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा तो हमारा फैट सेल में जब हमारा ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगेगा, हमारे फैट सेल का साइज भी बढ़ेगा। जब हमारा फैट सेल का साइज बढ़ेगा तो हमारा बॉडी फैट भी बढ़ेगा। इसलिए हमें कार्ब्स नहीं लेने चाहिए, हमें प्रोटीन और फैट डाइट पे हमें वेरी करना चाहिए ज़्यादा से। अब देखते हैं लिपोलिसिस। लिपोलिसिस का मतलब क्या होता है, लिपो का मतलब होता है फैट, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी फैट का टूटना। यानी अभी हमने पीछे देखा था फैट इंक्रीज कैसे होता है, अब देखेंगे फैट डिक्रीज कैसे होता है। तो फैट डिक्रीज कैसे होता है,
ट्राइग्लिसराइड अभी मैंने पीछे देखा था 3 फैटी एसिड निकल के टूटते हैं और एक ग्लिसरॉल टूटता है, तो हमारा ट्राइग्लिसराइड पूरा टूट जाता है, ठीक। अब जब हमारा 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल जो हमारा निकल जाएगा हमारे फैट सेल से, तो हमारा फैट सेल का साइज़ कम हो जाएगा। फैट सेल का साइज़ कम होगा तो अपने आप बॉडी फैट धीरे धीरे कम होने लगेगा। जब हमारा ट्राइग्लिसराइड टूटेगा तो 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल निकलेगा, तो जो एक ग्लिसरॉल निकलेगा उससे क्या बनेगा, ग्लूकोज बन जाएगा। फैटी एसिड तो हमारा फिर एनर्जी के लिए उसमें चला जाएगा लीवर के साथ। फिर बाकी जो हमारा ग्लिसरॉल बचा तो उससे हमारा ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज से हमारा मसल ग्लाइकोजन एंड में बनेगा। अगर हम फिर से हम कार्ब्स खाते हैं तो भी हमारा क्या बनेगा, ग्लूकोज ही बनेगा। ग्लूकोज से फिर हमें क्या मिलेगा, मसल ग्लाइकोजन ही मिलना है हमें। जब हमें ग्लाइकोजन मसल ग्लाइकोजन ही चाहिए तो क्यों ना हम फैट से ले लें। फैट से लेंगे तो हमारा ट्राइग्लिसराइड बन के फिर हमारा ग्लिसरॉल बनेगा, ग्लिसरॉल से हमें ग्लूकोज, ग्लूकोज से हमें मसल ग्लाइकोजन मिल जाएगा। तो इससे हमें हमारा बॉडी फैट भी इंक्रीज़ नहीं होगा कार्ब्स लेने से, हम मोटे भी नहीं होंगे। मेल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है कि मेल सबसे ज़्यादा अपर बॉडी में जो है मोटे होते हैं, फीमेल सबसे ज़्यादा लोअर बॉडी में फैट गेन करती है। और मेल का जो शेप होता है वो होता है एंड्रॉयड शेप का, फीमेल का जो शेप होता है वो गायनोइड का होता है, ठीक। तो कार्ब्स खाने के लिए बहुत पहले, मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत पहले अभी भी हैं वैसे, एक प्रोफेसर थे, हैं वैसे, टिम नोक्स, ठीक। टिम नोक्स जो थे पहले, वो एक एथलीट थे और वो मैराथन दौड़ते थे, काफ़ी लॉन्ग टाइम से वो मैराथन दौड़ रहे थे। तो वो भी पहले कार्ब्स खाते थे और इन्होंने एक बुक लिखी थी लोर ऑफ रनिंग। इस बुक को आज भी लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं क्योंकि इसमें रनिंग के बारे में सारी टिप्स, सारी चीज़ें बताई गई हैं, डाइट क्या लेनी, कैसे करना है, सब कुछ रनिंग के बारे में इसमें इस बुक में है। अभी भी आप इसको सर्च करेंगे गूगल पे अगर, तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा था कि हमें कार्ब्स लेना चाहिए। इनका फॉर्मूला एक ये था इनका कि अगर आपकी रेस है 12-1 बजे तो आपको 5 बजे उठना है और 5 बजे आपको ले लेना है एक स्कूप लेना है उसका, कार्ब्स का। एक स्कूप आपको 5 बजे लेना है कार्ब्स का, फिर 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, ठीक। 12 बजे तक लेना है और फिर इंट्रा रनिंग में आप जब रनिंग पीरियड में होंगे तब भी आपको थोड़ा थोड़ा 20-20, 25-25 ग्राम का स्कूप आपको लेते रहना है इंट्रावल। तो इस तरह हो जाता था 12-1 बजे तक करीबन 800 से 1000 ग्राम तक ये कार्ब्स आप बॉडी में इंटेक कर लेते थे रनर्स को, ठीक। इनकी ये थ्योरी थी, काफ़ी लोग ने फॉलो भी करते थे, खुद फॉलो करते थे इस चीज़ को। हुआ क्या फिर ये, उसके बाद इन्हें डायबिटीज़ हो गई। डायबिटीज़ हो गई और ये मोटे हो गए। इन्होंने अपना फैट तो कम कर लिया और उनकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल में आ गई। उसके बाद फिर से इन्होंने रिसर्च की क्योंकि ये खुद एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे उस टाइम पर। पब्लिश हुए जितने भी आर्टिकल्स होते थे वो छपते थे और ये बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ाते थे, अभी भी पढ़ाते हैं खैर। तो जब इन्हें डायबिटीज़ हो गया तो इन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल किया, फिर इन्होंने कार्ब्स लेना बंद किया। फिर इन्होंने खुद पर रिसर्च करी और अपनी सारी रिसर्चेस को दोबारा से उठाया, उनके बारे में और रिसर्च करी। तो फिर उन्होंने देखा कि जब कार्ब्स हम ले रहे हैं ग्लूकोज फिर हमारा बढ़ जा रहा है, ग्लूकोज से फिर हमारा मसल ग्लाइकोजन, एंड एट दी एंड हमको मसल ग्लाइकोजन ही तो चाहिए। मसल ग्लाइकोजन हमको फैट से मिल जाएगा जब हम ग्लिसराइड और ग्लूकोज ले लेंगे, मिल जाएगा हमको वहाँ से भी। तो फिर उन्होंने उसको बंद किया। फिर उन्होंने कार्ब्स लेना बंद किया। फिर उन्होंने प्रोटीन और फैट डाइट पे वेरी किया। फिर उसके बाद एक इन पे केस हो गया था बीच में कि इन्होंने नेशनल टीवी पे अपना एक, फिर जब इन्होंने ये कहा कि हमें अपना कार्ब्स नहीं लेना चाहिए तो नेशनल टीवी पे इनसे एक इंटरव्यू में से क्वेश्चन हुआ था कि आपने कहा कि कार्ब्स क्यों नहीं लेना चाहिए, आपने तो पहले बहुत कहा था कि कार्ब्स लेना चाहिए। फिर इन्होंने उस बुक का पेज उठाया कि आप, उन्होंने दिखाया कि देखिए आपने लिखा भी है कि कार्ब्स लेना चाहिए, तो उन्होंने उस बुक का पेज फाड़ दिया था। उसके पहले एक केस हुआ था 16-17 की बात है, हाँ केस हुआ था। फिर एक और केस हुआ था इन पे, एक मदर ने पूछा था इनसे ट्विटर पे कि क्या हमें बच्चों को प्रोटीन और फैट डाइट पे डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। तो इन्होंने कहा था हम बिल्कुल डाल सकते हैं लेकिन जब उनकी ब्रेस्ट फीडिंग ख़त्म हो जाए उसके बाद डालना चाहिए। तो वो ट्वीट इनका ह्यूमन राइट्स ने देख लिया,
तो ह्यूमन राइट्स ने पे केस कर दिया। ह्यूमन राइट्स की तरफ से मेडिकल टीम थी, मेडिकल इंडस्ट्री थी और फास्ट फूड इंडस्ट्री थी। अगर ये गलत हो जाते तो इनके सारे लाइसेंस रद्द हो जाते, इनकी सारी जितनी भी रिसर्च थी, सारी जो भी कॉलेजेस में पढ़ाई जा रही थी वो सब गलत साबित हो जाती, तो इनका लाइसेंस रद्द हो जाता, सब कुछ इनका कैरियर ख़त्म हो जाता। कैरियर एट द लास्ट केस जीत गए थे। तो जब केस जीते तो कोर्ट ने खुद कहा था कि हमें कार्ब्स से ज़्यादा हमें फ़ैट पर रिलायबल होना चाहिए ताकि हमारी बॉडी का फ़ैट बढ़े ना, क्योंकि उस टाइम पे ओबीज बहुत ज़्यादा हो गए थे लोग। अभी जैसे इंडियन भारतीय टीम भी बीच में काफ़ी कुछ टाइम पहले फ़ैट और प्रोटीन डाइट पे थी, तो उसमें उस वक्त उनका परफॉर्मेंस काफ़ी हाई जा रहा था, बहुत हाई था। तो फिर जब उन पर रिसर्च हुई कि क्यों इतना बढ़िया ये लोग खेल रहे हैं, तो उनका भी यही निकला था कि ये लोग प्रोटीन और फैट डाइट पर चल रहे हैं इस वक्त भी। फिर टिमनोस का बीच में बहुत पहले जब कार्ब्स के बारे में कहते थे तब इनका वो स्टेटमेंट था, कार्बोहाइड्रेट्स आर नेसेसरी फॉर परफॉर्मेंस। बाद में जब सब कुछ हो गया, केसेस हो गया, तो इन्होंने अपना वो बदल दिया था स्टेटमेंट कि कार्ब्स आर अननेसेसरी फॉर परफॉर्मेंस। फिर ये भी फैट और प्रोटीन डाइट पे रिलायबल हो गए। तो काफ़ी सारे पावर लिफ्टर्स को भी देखा होगा आपने कि जब तक वो काफ पर रिलायबल रहते हैं तब तक उनकी बॉडी में फ़ैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे ही वो फैट काफ छोड़ते हैं उनकी बॉडी में फ़ैट परसेंटेज बहुत तेज़ी से गिरता है, फिर उनकी बॉडी और ज़्यादा मस्कुलर दिखने लगती है।